बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ में। हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शेराज़ी। नाज़रीन, स्पीकर साहब के हवाले से, स्पीकर पंजाब असम्बली के हवाले से और 26 पीटीआई के अरकान को डिसीट करने के हवाले से बातें काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रही थी। स्पीकर साहब उसका बाकायदा रेफरेंस भी भेज चुके हैं ईसीपी में। आज स्पीकर साहब ने पहले तो कुछ चैनल्स पर बैठ के अपना जो था मुद्दा या अपना मौक़िफ़ सामने रखा। आज उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली जिसमें वो कह रहे हैं जनाब आर्टिकल 62 और 63 आमरीत की निशानी है, निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए। ठीक है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 62 और 63 आमरीत की निशानी है जिसे जमहूरियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। आर्टिकल 62 और 63 का शदीद मुखालिफ हूँ, ये स्पीकर साहब का नाज़रीन आज कहना है। चाहे तो उन्हें निकाल कर फेंक दें, ये नहीं हो सकता कि आइन के इन दफ़ात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। वैसे तो हमारे मुल्क में कानून का भी मनपसंद इस्तेमाल ही होता है, इंतहाई माज़रत के साथ। जिसको जहाँ जो प्रोविजन सूट करती है वो उसको बाय कर लेता है, जिसको जहाँ जो आर्टिकल सूट करता है वो उसको बाय कर लेता है। लाइक उस पर अमल दरामद हो जाता है, उसके हवाले से बातचीत हो जाती है। और जो सूट नहीं करता तो अदालती फैसले भी सूट नहीं करते, उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। नाज़रीन, उनका कहना है कि हमेशा कोशिश की कि अपने किरदार को भरपूर ज़िम्मेदारी से निभा सकूं। उन्होंने इस हवाले से जो बजट तकरीर है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की कि एक भी बजट तकरीर आज तक ऐसी नहीं हो सकी। किसी एक वज़ीर ख़जाना की तकरीर भी वो कहते हैं कि मेरे हाफ़िज़े में नहीं है। असम्बली में हंगामा आराई, वज़ीर ख़जाना पे हमले तक की बात चली गई। नाज़रीन, उसमें इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि उनको इस हाउस में आए 2 दहाइयाँ हो चुकी हैं। ठीक है जी, उन्होंने 12 करोड़ लोगों के हकूक़ का भी बात की कि हकूक़ नहीं है, क्वेश्चन मार्क उस पर उन्होंने खड़ा कर दिया। वो कहते हैं जी पार्लियामेंट या असम्बलियाँ डेड हाउस नहीं होते, वहाँ ज़िंदा लोग बैठे होते हैं। ज़िंदा लोग होते हैं स्पीकर साहब, और ज़िंदा लोगों के लिए ही जो है वो कानून पास करने के लिए होते हैं। ये नहीं कि वहाँ के जो ज़िंदा लोग हैं वो अपने लिए 400% तनख्वाहें बढ़ा लें और आम आदमी का बजट में भी 37 के 37 हज़ार ही रहे, जिस पर ग्राउंड रियलिटीज़ भी ये हैं कि पता नहीं आम आदमी को 37 मिल भी रही है, मजदूर को कि नहीं मिल रही है। वो तो आप लोगों ने नहीं बढ़ाई हैं। आप लोगों ने यहीं पे बैठ के कानून बनाते हैं ना, यहीं पे बैठ के आप लोग अमेंडमेंट्स भी लेके आते हैं। तो क्या आप लोगों को उस वक्त आम आदमी की बात याद नहीं आती? क्या जो कानून साजियाँ की जाती हैं, आम आदमी के लिए कितने को कानून साजियाँ की जाती हैं, आम आदमी के हक में कितने को आज तक कानूनों पे अमल दरामद करवाया गया है, जो आप इतना स्ट्रिक्टली अब 26 अरकान की हिमायत पे जो है उनके अगेंस्ट उतर आए हैं। ठीक है जी, स्पीकर साहब ने रूलिंग के बारे में बात की है। वो कह रहे हैं कि मजमूई तौर पे कुछ गलतियां हुई हैं जिसके नताइज भुगते हैं। माजी के हवाले से उन्होंने रेफरेंस कोट किया है। ठीक है, इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। और उन्होंने जो बड़ी मेन चीज़ जो नाज़रीन उन्होंने कहा कि गलत बयानी पर वज़ीर आज़म नाअहल हो सकता है, तो ऐवान को तमाशा बनाने वाले क्यों नहीं हो सकते। मैं चाहूँगी कि स्पीकर साहब को थोड़ा सा याद दिला दूं कि ऐवान को तमाशा हर अपोजिशन बनाती है। हर अपोजिशन का काम होता है ऐवान में एहतजाज करना। क्या अगर नहीं होता तो स्पीकर साहब बता दें, क्या माजी में ऐसा नहीं हुआ? क्या माजी में कभी किसी को डिसीट एहतजाज करने पे किया गया? हमारे साथ हमारा बड़ा मोतबर पैनल मौजूद है, उनसे इस हवाले से डिस्कशन करेंगे, डिटेल जानेंगे कि क्या माजी में ये सारा कुछ हुआ या पहली दफ़ा स्पीकर साहब इतना एक्सट्रीम लेवल पर जाकर डिसीजन ले रहे हैं। नाज़रीन, असम्बली में स्पीकर साहब ने ये इतना एक्सट्रीम डिसीजन क्यों लिया, इसके चिता 2 पॉइंट्स में आप तक रख दूं, उसके बाद डिस्कशन की तरफ चलते हैं। हुआ क्या था नाज़रीन, ये 27 जून थी 2025, पंजाब असम्बली के बजट सेशन के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तकरीर के दौरान नाज़रीन अपोजिशन पीटीआई के 26 अरकान ने वहाँ पे नारे लगाए, ज़ोरदार नारेबाजी की, जैसे हमेशा हम देखते हैं कि बजट तकरीर में होता है। वज़ीर ख़जाना को अपना बजट पेश करना इंतहाई मुश्किल लगता है। इवन अगर प्राइम मिनिस्टर भी बाज़ दफ़ा स्पीच करना चाहे तो इतना अपोजिशन शोर करती है, झंडे की कॉपियाँ फाड़ती है कि प्राइम मिनिस्टर को स्पीच करना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल जी, अरकान ने डाइस के करीब पहुंचने की कोशिश की, शोर शराबा किया। इस दौरान मुबैना तौर पर कुछ अमलाक को नुकसान पहुंचा। स्पीकर ने उस पर नाज़रीन रद्द-ए-अमल दिया और मलिक अहमद खान साहब ने उन 26 अरकान को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल करने का सबसे पहले तो हुक्म दे दिया और कुछ पे भारी जुर्माने भी आयद कर दिए, लाइक 2 लाख रुपए तक के जुर्माने थे। नाज़रीन, ये ऐवान के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी थी और ये उस वक्त ये वाज़े किया गया और ज़वाबित के बरक्स ऐवान को हथियाने की कोशिश की गई। ठीक है जी, ईसीबी को फिर उसके बाद स्पीकर साहब ने रेफरेंस भेज दिया 28 तारीख को। अब इस सब पे डिस्कशन करते हैं आज के प्रोग्राम में। और 28 जून को जो रेफरेंस ईसीपी में जमा हो चुका है, क्या स्पीकर की सवाबदीद भी है किसी को डिसीट करना? आर्टिकल 62-63 का भी उन्होंने रेफरेंस कोट किया है।
आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हसनात गिलानी साहब हैं, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। शराज खान साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले दोनों मेहमानों की इजाज़त से जो क्विकली मैं गिलानी साहब से ज़रा पूछ लूँ कि क्या स्पीकर साहब की जवाबदीदी है भी या नहीं है। गिलानी साहब, स्पीकर साहब तो बड़े धुआंधार तरीके से सामने भी आ गए हैं, डी-सीट करने के लिए उन्होंने रेफरेंस भी कोट कर दिया है। सबसे पहले ये बताइए कि क्या किसी भी अरकान पार्लियामेंट को जो अवाम के वोट से मुंतखब होकर पहुंचता है अरकान में, उसको स्पीकर साहब ये जो शोर शराबा तो हमेशा होता रहा है ना, इस पे वो डी-सीट करने का राइट रखते हैं? जी, जहाँ तक राइट की बात है वो उनको पंजाब प्रोविंशियल असेंबली प्रिविलेज्ड एक्ट और रूल्स जो हैं वो इजाज़त देते हैं कि वो किसी भी एमपीए के अगेंस्ट सिलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकते हैं। अब डी-सीट करना या ना करना वो तो फिर आगे प्रॉपर एक पूरा जो ट्रायल आप उसे कहें कि वो पूरा एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाना है, वो नोटिस होने हैं, उनको बुलाया जाना है, सुना जाना है, जवाब लिया जाना है, एक पूरा उसका प्रोसेस है। लेकिन जहाँ तक मैं स्पीकर साहब की बात करूँगा तो वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और बड़े पढ़े लिखे, वो मैं समझता हूँ उन्होंने ये इस बात से कतई नज़र इस बात से हट के जिस तरह आप फरमा रही थी कि ये माजी में भी होता रहा और क्या कभी इस तरह का माजी में कोई एक्शन उठाया गया या लिया गया, तो ये अभी रिसेंटली भी इस तरह के एक्शंस जो थे लिए गए हैं। जब परवेज़ इलाही साहब स्पीकर थे, फिर उसके बाद जब ये हमजा शहबाज शरीफ साहब बने तो उस वक़्त ये वो आपने देखा होगा जब बड़ी हुल्लड़बाजी हुई तो उस वक़्त भी ये मुअत्तली तक बातें गई कि कुछ अजलास के लिए जिस तरह पहले इन्होंने स्टेप किया कि मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन ये जो इस तरह का काम है रेफरेंस भेजना, डी सीटिंग वाला, जी जी बिल्कुल डी सीटिंग वाला जो, और उसमें इलेक्शन कमीशन को भेज देना, मेरी नज़र में जी मेरी नज़र में ये पहली दफ़ा ही हो रहा है कि इतना ज़्यादा सफीर, क्योंकि रवायत भी नहीं है। जिस तरह आपने फरमाया कि वोटों से मुंतखब होते हैं, वोट लेकर आते हैं, और ये एक बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हार्ड पनिशमेंट होगी अगर इस तरह की पनिश किसी को किया गया, और वो भी 26 के 26 अरकान को इस तरीके के साथ यहाँ से गैर आईनी तो है और कानूनी भी है लेकिन रवायती नहीं है। मतलब इस तरह की जो जिसको देखते हुए उन्होंने देखें, जब ये जो जिस तरह आपने कहा कि ये 62-63 आर्टिकल्स हैं, तो ये 191 और 192 हैं आइन में जब आप जाते हैं। लेकिन आगे जब डेलीगेशन हो जाती है ना जी, जब पास को डेलीगेट कर दिया जाता है तो फिर वो रूल्स जो हैं, जो प्रोविंशियल असेंबली प्रिविलेज एक्ट है वो आई थिंक 1997 का है। तो उसने जब अप्लाई होना है तो फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सिर्फ देखा जाना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकेकार क्या है, बाकी सारा का सारा उस एक्ट के तहत। आप जो चीज बता रहे हैं एक्ट के तहत जो मैंने रूल्स देखे हैं स्पीकर साहब की जो उसके हवाले से, असेंबली के हवाले से, प्रॉब्लम यह है कि ऐवान के जो रूल्स मैंने देखे हैं वो सेशन से बाहर तो बिठा सकते हैं, किसी को डी-सीट नहीं कर सकते। मुझे उनके रूल्स में ये नजर नहीं आया। नहीं वो ठीक है, आप सिर्फ बिल्कुल मुअत्तल कर सकते हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को भेज दिया ना मैटर, अब आगे इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। उनके रूल्स में ये चीज है नहीं है। नहीं, जो रेफरेंस भेज सकते हैं, ठीक है। मलिक साहब से जानते हैं, मलिक साहब आपके ख्याल में ऐवान में हमेशा से सर एहतजाज हुआ है? ऐसा नहीं है कि PMLN ने कभी एहतजाज नहीं किया, तहरीक इंसाफ ने कभी एहतजाज नहीं किया, या पीपल्स पार्टी, जो भी अपोजिशन की जमात होती है वो हमेशा एहतजाज करती रही है। ऐवान में एहतजाज करना उनका राइट होता है। अगर सड़कों पे एहतजाज करते हैं तो कहा जाता है कि जनाब सड़कों पे क्यों एहतजाज कर रहे हैं, आप लोग ऐवानों में बैठे हैं, जाके ऐवान में एहतजाज करें। अब ऐवान में एहतजाज करने पे भी डी-सीट करने का रेफरेंस भिजवा दिया जाता है, तो सर फिर एहतजाज कहाँ होगा? अपोजिशन कहाँ करेगी एहतजाज? फायजा, देखिए बदकिस्मती से हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हम हमेशा से ये एक ट्रेंड देख रहे हैं कि हमारे दोहरे मयार होते हैं। जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हम प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं, हम वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, और इसी तरह जो है ना रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। लेकिन जब हम हुकूमत में चले जाते हैं तो हम
उन तमाम चीज़ों पे 180 डिग्री अपोजिट व्यूज इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये इसमें कोई भी पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इवन पीटीआई का जो एक ब्रीफ सा एक दौरे हुकूमत है उसमें इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है। अब जहाँ तक ये बात है कि स्पीकर के पास इख्तियार क्या है और उसको फर्दर आगे इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस देने के बाद, देखिए किसी भी ये लीगल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में मेरा कुछ कहना बनता नहीं है, लेकिन एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये बात समझता हूँ कि किसी भी ऑफेंस के लिए, किसी भी वायलेशन के लिए जो मुरवजा कानून होता है ना जी, वो एक मिनिमम पनिशमेंट और एक मैक्सिमम पनिशमेंट वो देता है। दुरुस्त जी, बिल्कुल। यानी उसी जुर्म में हम लोग जब कमांड पोजीशन पे होते थे तो हम लोग भी अपना एयरफोर्स एक्ट पढ़ते थे, क्रिमिनल अपना पाकिस्तान पीनल कोड भी हमने पढ़ा, और हमारे पास भी वारंट होता था एज कमांडर्स, इवन कोर्ट मार्शल कन्वीन कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी लामहदूद पार्स होती हैं। लेकिन हाउ ऑफन डिड वी यूज दैट? हमेशा जो है ना एक कॉरस्पॉन्डिंग जो है पनिशमेंट होती है। और जहाँ पे स्पीकर को जब हम कहते हैं ना कि वो ही इज और शी इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, तो उसने वो सिर्फ जवाब दे या उसकी लॉयल्टीज अब उसकी पेरेंट पार्टी के साथ नहीं होती। अगरचे हमारे सिस्टम में बदकिस्मती से इस चीज़ को हम कभी भी, हमारा कोई स्पीकर कभी भी उसके जो कंडक्ट है ना, वो पूरे टेन्योर में आप ये नहीं कह सकते कि उसने हमेशा गैर जानबदारी 100% की हो। लेकिन उसमें कम से कम एक सेम्बलेंस नज़र आती है कि जिसमें वो अपनी फिर क्रेडिबिलिटी बनाते हैं। ये मलिक अहमद खान साहब मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं जानता, लेकिन ये मीडिया में जो इनकी मैंने हमेशा इनको सुना है, ये बड़े एतदाल पसंद, बड़े धीमे मिजाज के एक पॉलिटिशियन लगते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहे हैं, बड़े इनका जो मैनरिज्म है, इनका जो बर्ताव मैंने देखा अपने दूसरे पैनलिस्ट के साथ जो जिसमें इनके अपोनेंट्स भी होते थे, ये बड़े अच्छे तरीके से बात करते। तो मैं एक शहरी की हैसियत से मैं एक तवक्को करता हूँ कि इनको इस तरह का एक्सट्रीम ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर हमने जमहूरियत चलानी है तो जमहूरियत तो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट से चलेगी, वो सूबा हो या फेडरेशन हो। अगर हम किसी भी ऐसे शख्स को जो अपने वोटर्स के मैंडेट से असेंबली तक पहुंचा है, ठीक है, देखिए उन्होंने आपका मैंडेट नहीं माना, वो भी तक फॉर्म 45 और 47 की बात कर रहे हैं। आपने तो उनका मैंडेट माना हुआ है ना, इसीलिए आपने उनको हल्फ दिया है। तो फिर आप उनको अगर असेंबली के फ्लोर से बाहर निकाल देंगे तो उनके पास क्या चॉइस रहती है? फिर क्या आप चाहते हैं कि वो स्ट्रीट पावर इस्तेमाल करें? तो मेरा ख्याल है हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो बिल्कुल एक नेसेंट और फ्रेजाइल पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, इसको अगर हमने मिच्योर करना है तो हमें अपने रवैयों में मिच्योरिटी लानी होगी। हमें जो है ना, वी शुड लर्न टू एग्री विद डिसएग्रीमेंट्स। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे, जब तक हमारे रवैये एक दूसरे के साथ जमहूरी नहीं होंगे, जमहूरियत नहीं पनप सकती। दुरुस्त कह रहे हैं मलिक साहब। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। खान साहब, मुझे ये बताइए, शोर और लोटे हमने देखा कि मलिक साहब के लोगों ने भी उस दिन फेंके थे, शोर शराबा तो उनके लोग भी जो थे PMLN के जो इत्तेहादी भी थे और PMLN के लोग भी थे, वो भी शोर शराबा खूब मचा रहे थे। तो फिर रेफरेंस इन 26 लोगों के खिलाफ ही क्यों? उनके खिलाफ भी फिर रेफरेंस जाना चाहिए था। मैं गिलानी साहब आपकी जानिब आती हूँ। मैं खान साहब से पूछ लूँ पहले, शिराज साहब से। जी शिराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ैज़ा यादावरी का। मेरे ख्याल में बातें तो बहुत खुलकर हो चुकी हैं।
ये जो पंजाब है ना हमारा, इसकी कोई 12-13 करोड़ आबादी है, जो सूबे का तकरीबन आधा आप करने पूरे पाकिस्तान का आधा बनता है, और इसके 10 डिवीजन है और 41 अजला है, और इसमें हर वोटर ने 8 फरवरी को वोट दिया या उससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए उसमें वोटर वोट देते हैं और अपने नुमाइंदे असम्बली के अंदर भेजते हैं, और वो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि उन्हें कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अवाम के लिए आवाज उठानी होती है। यहाँ मसला ये है कि ये नहीं है कि ये कोई आइडियल सिचुएशन थी या ऐसा पहला कभी नहीं हुआ, या दुनिया के अगर बाकी असम्बलियों की कार्रवाई देखें, यूके के पार्लियामेंट की देखें, यहाँ जरा मौजूद तरीके से होता है, लेकिन एहतजाज जो ओपोजिशन होती है वो उल्लड़बाजी करती है। आप वाशिंगटन की बात कर लें, आप कहीं भी चले जाए दुनिया के हवालों में, आप अक्सर खबरें सुनते हैं अवान मछली बाजार बन गया, तो ये हर जगह ऐसा होता है। यहाँ पर मसला ये हुआ कि जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा मैडम जो हमारी पंजाब की वज़ीर-ए-आला है, उनकी तकरीर के दौरान ये गुस्ताख लोग जो थे इन्होंने ये जुर्म किया है। और ये लेकिन शिराज साहब ऐसा पहले तो नहीं, स्पीकर ऐसा तो नहीं हुआ कि पहली दफा ऐसा हुआ है। माजी में प्राइम मिनिस्टर साहब को तकरीर नहीं करने दी गई, जरदारी साहब को नहीं तकरीर करने दी गई थी। मैं आता हूँ उसी तरफ आता हूँ। इनके दौर में आप ज्यादा दूर न जाए, 2018 को जब इमरान खान ने इलेक्शन पहली तकरीब अपनी असेंबली में की थी, तो इनका बिहेवियर कैसा था। आप पीछे चले जाए 90 की, आपने शायद उस वक्त साफत चुन न की हो, हमने तो वो दौर देखा था। इनके दौर में तो कुर्सियां चली है पीपल्स पार्टी और नून लीग के जमाने में एक दूसरे के ऊपर, और उस दौर में भी जो जुबान इस्तेमाल होती थी पीएमएल वर्सेस एमक्यूएम, एमक्यूएम वर्सेस पीएमएल, और पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग, ये जो जुबान इस्तेमाल होती थी वो तो किसी तौर पर भी मुहज़्ज़ब माशरे का हिस्सा नहीं हुआ। हमारी ये प्राइवेट चैनल नहीं थे। मजे की बात ये है कि ये पीटीवी दिखाता था और हम ये लाइव मनाज़र देखा करते थे और सुना करते थे। ये मलिक अहमद साहब जो है ये इन्होंने बहुत कम सजा दी है इन लोगों को। इन्होंने जो गुस्ताखियां की है मरियम नवाज के अगेंस्ट, इनको तो 26 लोगों को पाकिस्तान की शरीयत ही छीन लेनी चाहिए इनसे, क्योंकि इन्होंने वहां पर बात किया। अगर उन्होंने बदतमीजी की है, गालम गलौज किया है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उर्दू के मामले में हमारा माशरा वैसे ही सेंसिटिव है। लेकिन ये साहब आपको पता है आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे चुके हैं। डी सीटिंग कह रहे हैं नहीं ये तो सजा है ही नहीं, तो ये फिर इन रिटर्न हम मलिक साहब को भिजवा दें कि इनकी शरीयत छीन लें। ये जो हाइब्रिड ये हाइब्रिड प्लस जो निजाम है ना, इसके अंदर भी छोटी सी सजा की तो शरीयत छीन लेनी चाहिए। देखिए इन्होंने ये गुस्ताखी कहाँ जाएंगे, क्यों है? शरीयत छीन लेंगे तो कहाँ जाएंगे? देखिए ना, अब आप देखें कि ये मलिक अहमद साहब की मेरे दोनों मौजूद साथी तारीफ कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है, बड़े धीमे लहजे से बात करते हैं। और इनका ये इकदाम न सिर्फ ये इंतहाई इकदाम जो है वो पार्टी की प्रेशर से या हाइब्रिड प्लस ज्यादा पावर हासिल करने की खास के मुताबिक हुआ है। तो इसमें आप ये किस तरह जस्टिफाई खान साहब सारी पावर्स मौजूदा हुकूमत के पास हैं। खान साहब सारी पावर्स मौजूदा हुकूमत के पास है। मुझे तो ऐसे लगता है उनके पास पावर इतनी एक्स्ट्रा आ गई कि टकरे मारते फिर रहे हैं, अपनी पावर हमने दिखानी कहाँ है। बिल्कुल अभी पीछे सिनेरियो देख लें। मलिक अहमद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मलिक अहमद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर नुकात देखें, उन्होंने भुट्टो का हवाला दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ, वो अनडू हो गया। नवाज शरीफ को उन्होंने कहा कि डी सीट किया गया था, नायल करार दे दिया गया था पार्लियामेंट में, तो वो फैसला ओवर टर्न हो गया। उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी की बात की, यूसुफ रजा गिलानी आज सेनेट के चेयरमैन है, वो फैसला अनडू हो गया। तो ये जो 62 या 63 की जो बात कर रहे हैं, ये फिर अपनी बात को खुद ही कहते हैं मैं इसके खिलाफ हूं, और वो हथियार इन्होंने चला दिया। तो ऑब्वियसली हाइब्रिड प्लस ठीक हो गया खान साहब आपको पॉइंट आ गया। खान साहब आपको पॉइंट आ गया। मैं गिलानी साहब से जान लूं। गिलानी साहब, स्पीकर साहब इरशाद फरमाते हैं कि जी आर्टिकल 62-63 आमरीत की निशानियां निकाल कर फेंक देना चाहिए। ठीक है, अगर उनको ये लगता है कि आमरीत की निशानी है इसको निकाल के फेंक देना चाहिए, तो अब तो 2/3 मेजॉरिटी PMLN के पास आ गई, इनके इत्तेहादी भी इनके साथ हैं, तो निकाल के फेंक दें। फिर स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं ये? जी बिल्कुल, वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए।
अब देखिए इसमें सेमी आप अगर आप 63(1)(2) की बात करें तो वो सेमी तो ख़त्म हो गया ना इस आइनी अमेंडमेंट में। अगर आप जो डिसीजन भी आ गया सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर वो जो है एलेबोरेट भी कर दिया कि अगर पार्टी के अगेंस्ट भी आप जाके वोट दे देते हैं तो वो 63 तो वही था ना, तो वो तो अब उसकी हद तक तो चला गया। 62 की हद तक वो क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर है, तो वो क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर में अगर जाके ये कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं कोई एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई वफादारी की जो उसमें बात है, आर्टिकल 62 के मुताबिक जो मुसलमानों के लिए शराइत हैं, जी जी वो सारी वो उनको बुरी लग रही है, यानी कि अच्छे किरदार का हामिल हो, झूठा बददियानत ना हो, इस्लामी तालीमात का इल्म हो, उनके अमल पैरा करे, कबीरा गुनाहों से परहेज करता हो, सादिक सच बोलने वाला हो, अमीन हो, ईमानदार हो, उनको ये मुनासिब नहीं लग रही। ये अगर मुनासिब नहीं लग रही तो वो मेरा ख्याल में वो बता रहे हैं कि हम उसको करने जा रहे हैं। मेरा जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग इस आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने 62-63 खत्म करना चाह रहे हैं जी। 63 तो मेरा ख्याल है 63(1)(2) जो है मेरा ख्याल है कि वो कहीं तक ख़त्म हो गई हुई है, वो 62 की तरफ आना चाह रहे हैं। और अब जो नई जो तरमीम आ रही है जिसका जिक्र हम सुन रहे हैं और इसमें 27वीं अमेंडमेंट जो आ रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी उस पर करवाई गई और मुझे लगता है कि उसमें ये 62 वाला जो सीन है इसको निकाल दिया जाएगा। अब ये एक यानी कि 62 निकलेगा तो उसकी सारी प्रोविजंस पे निकल जाएंगे, लाइक जैसे बड़े मियां साहब को पनामा पे हुआ था 62(1)(f) के तहत। बिल्कुल बिल्कुल वो सारी चीजें आप देखें, अगर इन सब चीजों को आप देखें तो मेरा ख्याल में कि 62 को निकालने की इसीलिए कोशिश की जा रही है। और एक बात है ये फिर अभी जिस तरह से एयर वाइस मार्शल साहब ने भी फरमाया और जो अभी मलक साहब भी फरमा रहे थे कि देखें तारीफ़ की अगर बात की जाए तो उसके कंडक्ट बिहेवियर और बात से तारीफ़ की जाती है। मैं फिर वही कहूँगा कि मलक अहमद खान साहब जो हैं वो इस तरीके के साथ आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो बिल्कुल हम उनकी बात वो जिस तरह आपने भी फरमाया कि धीमा लहजा, पढ़े लिखे, मंजे हुए, सुलझे, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम इस एक्ट की तारीफ़ नहीं कर रहे कि उन्होंने 26 को डी-सीट करने के लिए रेफरेंस दे दिया या कोई ऐसी मेरा गिलानी सा मुझे इसके बाद ब्रेक पे जाना, एक पॉइंट और ले लें। 62-63 के तहत तो इमरान खान को भी नाअहल किया गया था। इसका मतलब अगर 62-63 तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया ना जैसे आप कह रहे हैं, तो 62 भी खत्म हो गया तो फिर वो भी अहल हो जाएंगे। देखें ये तो देखना पड़ेगा कि वो जो आपने तरमीम जो 27th अमेंडमेंट आएगी क्या वो रेट्रोस्पेक्टिव कली चलेगी या उस तरीके से नहीं चलेगी। अगर उसका मतलब मेरा ये कहने का है कि अगर आज की कानून साजियां भी रेट्रोस्पेक्टिव हुई हैं जी अदालती फैसले के बाद, अगर आज जब भी ये अमेंडमेंट करेंगे और ये कहेंगे कि ये इससे पिछले तमाम फैसलों के ऊपर अप्लाई हो जाती है तो फिर तो उसका फ़ायदा इमरान खान को भी होगा, जहांगीर तरीन को भी होगा, नवाज, फिर तो सबको फायदा होगा ना जी उसका, जिनको डिसीजंस के साथ नाअहल किया गया। ये तो देखना पड़ेगा इसके ऊपर अब जाके कि क्या चीजें और किस तरह से ये उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद डिस्कशन करते हैं कि तहरीक इंसाफ का इस पे स्टांस क्या होगा। जैसे कि सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि वो इन 26 अरकान को डी-सीट नहीं कर सकते। डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद।